ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर के कुछ एप्लीकेशंस देखे थे। ओके, जैसे जो उसका फर्स्ट एप्लीकेशन था दैट वाज ओके पोटेंशियोमीटर एज वोल्टेज डिवाइडर। ओके, यानी आप जो भी वोल्टेज कोई पर्टिकुलर डिवाइस को अप्लाई करना चाहते हो, ओके, तो उसका वैल्यू आप बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, ओके, बाय मूविंग दिस पॉइंटर विच इज एट पी। ओके, इसको आप स्लाइडर भी बोल सकते हो। ठीक है, नाउ सेम प्रिंसिपल, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो पोटेंशियल डिवाइडर है, ओके, या वोल्टेज डिवाइडर जो है, ओके, उसका ही कंसेप्ट, ओके, एक और एप्लीकेशन में यूज होता है विच इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑडियो कंट्रोल। ओके, और ऑडियो कंट्रोल में हम लोग बोलते हैं देयर आर सर्टेन स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर्स। ओके, या फिर हम लोग बोलते हैं देयर आर रोटरी पोटेंशियोमीटर्स। तो ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। ओके, और स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर में आप लोगों ने देखा रहेगा, ओके, एक ऐसा स्विच रहता है जो स्लाइड होता है, और जैसे आप उसको स्लाइड करते हो, ओके, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग वॉल्यूम जो है बेसिकली, ओके, या जो लाउडनेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, या जो पिच है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यस। एंड जो रोटरी पोटेंशियोमीटर रहते हैं, नॉब्स, ओके, स्पेशली दीज आर यूज्ड, ओके, इन द केस ऑफ ट्यूनिंग्स। ओके, यस। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, मैं एक बार वापस ये कर लेता हूँ, बोथ स्लाइडिंग, ओके, एंड रोटरी पोटेंशियोमीटर्स आर रेगुलरली यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी एट्यूनेशन, ओके, लाउडनेस कंट्रोल एंड फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियो सिग्नल्स। ठीक है, और मैंने जैसा आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला हुआ है कि हम लोग सेमीकंडक्टर्स या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम का जब कोई पार्ट देखेंगे, ओके, उसके अंदर ये हम लोग क्या करने वाले, डिटेल में सीखने वाले। ठीक है, यस। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज पोटेंशियोमीटर एज सेंसर। ओके, ये सेंसर नहीं है, इट इज एक्चुअली अ सेंसर। ओके, यस। और हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेंसर जो है, ओके, तो उसका यहाँ पे एक एप्लीकेशन है विच इज इफ द स्लाइडर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड टू अ मूविंग पार्ट ऑफ मशीन, इट कैन एक्ट एज अ मोशन सेंसर। ओके, तो कोई मशीन का पार्ट कितना डिस्प्लेस हो रहा है, और वो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर मुझे कोई पैरामीटर सेट करना है, ओके, सो वी कैन यूज, ओके, और वी कैन अप्लाई, ओके, पोटेंशियोमीटर इन एज पोटेंशियोमीटर एज मोशन सेंसर। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग पार्ट causes change in potential which is further amplified using an amplifier circuit. ओके, अगेन बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे डाउटफुल लगती होगी, एम्पलीफायर सर्किट क्या है, तो ये हम लोग सेमीकंडक्टर्स में, ओके, प्रॉपरली डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद द पोटेंशियल डिफरेंस इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग पार्ट। ठीक है, यस। एनीवे, इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, वो देख लेते हैं। तो ये जितने भी एप्लीकेशन है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे। ठीक है, अभी हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल sorry, in an experiment to determine the internal resistance of a cell of EMF 1.5 volt, the balance point in the open cell condition is 76.3 centimeter. When a resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit of the cell, the balance point shifts to 64.8 centimeter of the potentiometer wire. Determine the internal resistance of the cell. बेसिकली हम लोग अगर एक पहले के कंसेप्ट पे जाते हैं या फिर एप्लीकेशन पे जाते हैं टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ओके, तो उसमें दो केसेस थे। अगर आपको ये डायग्राम याद होगा, ओके, ये हम लोगों ने बनाया भी था। इसमें मैंने आपको बोला था कि पहले इसमें आप K1 जो है उसको प्लग करोगे, K1 को प्लग करोगे यानी सर्किट क्या हो जाएगा, उसमें से करंट पास होगा। लेकिन K2 जो है तो उसको ओपन रखोगे, और जब आप K2 को ओपन रखते हो, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि एट वॉट एवर पॉइंट यू गेट नल पॉइंट। ओके, यानी ये जो पॉइंट J है, इट कैन बी एनी पॉइंट बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। ओके, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट A एंड J, ओके, मेरे ख्याल से मैंने वो J के जगह पे उसको P बोला था, और ये जो P एंड Q है उसके जगह पे हम लोगों ने X एंड Y बोला था। ओके, लास्ट लेक्चर में आई होप आप लोगों ने उसके नोट्स बनाए हुए। ओके, तो V से कि यहाँ पे अगर आपको याद होगा, V से VAP, या अगर मैं टेक्स्ट बुक के नोटेशन के हिसाब से जाऊँ तो मैं बोलूँगा VAJ, ओके, इज बैलेंस बाय E1। बट VAJ क्या हो गया है, हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियोमीटर का अगर प्रिंसिपल लगाया तो इट इज नथिंग बट K टाइम्स व्हाट द लेंथ। तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा कुछ हमें इस तरह से रिजल्ट मिलता है, E1 इज इक्वल टू K टाइम्स L1। और जब आप, ओके, K2 इंसर्ट करते हो, ओके, वो टाइम पे जो नल पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है। यानी
जो पॉइंट जे है इट कम्स क्लोजेस्ट टू पॉइंट ए, ओके, या इट कम्स क्लोज टू द पॉइंट ए। क्यों ऐसा होता है? तो हम लोग बोलते हैं कि पहले जो ईएमएफ है उसको हमें बैलेंस करना था, तो मुझे ज़्यादा वोल्टेज लग रहा था, ओके, इसलिए विल से कि पहले केस में जो आपको बैलेंसिंग लेंथ था, ओके, उसका वैल्यू ज़्यादा मिला था, और दूसरे वाले केस में जब आप K2 इंसर्ट करते हो, ओके, तो आप बेसिकली क्या बैलेंस कर रहे हो? जो पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो यहाँ पे दो चीज़ है, जब आप की इंसर्ट नहीं करोगे, मैं K2 की बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, जब K2 आप इंसर्ट नहीं करोगे तो आप इनडायरेक्टली ईएमएफ मेजर कर रहे हो, और आपको क्या मिलेगा? पहला वाला इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा, E1 इज इक्वल टू K टाइम्स L1। जब आप की इंसर्ट करोगे तो वो टाइम पे हम लोग ऐसे बोलेंगे कि आप फिर ईएमएफ मेजर नहीं करने वाले, ओके, आप बोलोगे ये जो दो पॉइंट है ना पी एन क्यू, ओके, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोगों को क्या करना है? बैलेंस करना है, ओके, विच इज बैलेंस बाय व्हाट? वीएजी। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको सिंपली हम लोग वी बोल सकते हैं, एंड इट इज बैलेंस्ड बाय अनदर लेंथ विच इज L2। अभी आप पूछोगे सर L1 ज्यादा रहेगा या L2 ज्यादा रहेगा, तो मैं आपको एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूँ, हमेशा ये इक्वेशन ध्यान में रखना है। EMF of a cell is equal to I into capital R plus small r, and potential difference is, okay, I into R। तो EMF का वैल्यू क्या रहता है? इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन V, ओके, यस। हाँ, अगर आप मुझे पूछे कि सर ये वाला जो I है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो मैं बोलूंगा दिस I इज इंडिकेटिंग, ओके, द करंट विच इज फ्लोइंग इन PQSTP। जो उतना सा लूप है उसके अंदर कौन सा करंट फ्लो रहा है, दैट इज I, ओके। और अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने शायद इसको कैपिटल आई की जगह पे क्या यूज किया था हम लोगों ने, ओके, स्मॉल आई यूज किया था, ओके। तो लास्ट लेक्चर के नोटेशन के हिसाब से मैं यहाँ पे स्मॉल आई लिख देता हूँ, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा E इज ग्रेटर देन V। नाउ इफ E इज ग्रेटर देन V, ओके, यस, E ने क्या है, तो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जो EMF लगाया हुआ है विच इज E1, ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ E1 इज ग्रेटर देन V, डेफिनेटली ये वाले इक्वेशंस को देख के मैं ऐसा बोलूंगा L1 इज ग्रेटर देन L2। इसलिए मैं आपको बोला था कि जो नल पॉइंट है ना वो ए के पास आ जाता है। देखो ए से अगर वो पास आता है, ए के पास आता है, तो डेफिनेटली वो जो लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ, ओके, वो कम हो जाती है। ए से दूर हो जाएगा तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगा, ओके, यस। एनीवे, सो द इक्वेशन विच वी गेट इज E1 अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। आई होप ये क्लियर है। बट वी ऑल्सो हैव अ इक्वेशन E1 is nothing but equal to what? I into bracket capital R plus small r, और V का इक्वेशन क्या है? इट इज I into bracket कैपिटल R। तो मैं अगर E1 अपॉन V का रेशियो लेता हूं तो I और I कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा R प्लस R अपॉन यहाँ पे जो रहेगा तो आपका कैपिटल R रहेगा, यानी स्मॉल आई कैंसिल हो जाएगा। ये बेसिकली ऐसा था, दिस I अपॉन दिस आई, तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास रहा E1 अपॉन V इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन, ओके, कैपिटल R। ये क्लियर है। बट ये जो रेशियो है इट इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट? L1 अपॉन L2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास रहेगा R प्लस R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू वॉट? L1 अपॉन L2, ओके। इसको आप क्या कर सकते हो, इसके डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, या सॉरी न्यूमरेटर सेपरेट करो, तो आपके पास रहेगा स्मॉल r अपॉन r प्लस कैपिटल R अपॉन r, उसको मैं 1 बोल देता हूँ, L1 अपॉन L2। तो आपके पास रहेगा R इज इक्वल टू, ओके, या R अपॉन R कैपिटल R इज इक्वल टू L1 upon L2 minus 1, okay, therefore small r is equal to capital R into bracket L1 upon L2 minus 1, okay, this is your equation number second, okay। अच्छा, अभी ये इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ इक्वेशन है हम लोगों के पास, एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक में आपका दिया है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1, ठीक है। और हमारा जो आ रहा है आंसर दैट इज स्मॉल r अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1, और स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1, ये मैच हो रहा है, ठीक है। बट अभी जो हमारा न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल में आप यहाँ पे बेसिकली कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ओके। सो आपको दिया है इन एन एक्सपेरिमेंट, ओके, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफ EMF। अभी आपको उन्होंने EMF पहले से प्रोवाइड किया हुआ है, इट इज वॉट 1.5 वोल्ट, ठीक है। द बैलेंस पॉइंट इन द ओपन सेल कंडीशन,
देखो जब ओपन सेल कंडीशन रहता है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि जो पहली वाली लेंथ है उसको L1 बोलते हैं। ओके, तो वो आएगी आपकी 76.3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं L1 का जो वैल्यू है आपका दैट इज 76.3 सेंटीमीटर। इसको फिलहाल मीटर में मत कन्वर्ट करो, क्यों? तो जब आप रेशो लोगे तो सेंटीमीटर का रेशो सेंटीमीटर के साथ रहेगा, तो उसको मीटर में नहीं भी किया कन्वर्ट तो भी चलेगा। ओके, यहाँ पे सेम फिजिकल क्वांटिटीज के रेशो होते हैं ना, अगर आपने उसको सीजीएस में भी रखा तो भी सेम आंसर आएगा आपका। ओके, यस, व्हेन अ रेजिस्टर ऑफ 9.5 ओम, ओके, यानी अब ये जो 9.5 ओम है ना, ये आपका एक्सटर्नल आर है। The resistor of 9.5 ohm is connected, is used in external circuit of the cell. The balance point shifts to 64.8 सेंटीमीटर, यानी 64.8 सेंटीमीटर ये आपका L2 का वैल्यू है। ठीक है, आपके पास R का वैल्यू, सो कैन आई से स्मॉल r क्या रहेगा? इट विल बी कैपिटल R। कैपिटल R का वैल्यू कितना है? 9.5 इंटू 76.3 अपॉन 64.8, ओके, माइनस 1। ओके, ये आपका कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी R इज इक्वल टू, ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे ख्याल से इसको पहले हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। इज गोइंग टू बी 76.3 माइनस 64.8 डिवाइडेड बाय, ओके, दिस गोइंग टू बी 64.8। ओके, यानी तो बेसिकली जो स्मॉल r रहेगा आपका, ओके, दैट इज गोइंग टू बी, लेट अस से दिस इज 9.5 एज इट इज अपॉन 64.8 इनटू ये जो आपका नंबर आएगा दैट विल बी 13 में से 8 का, यहाँ तो आपका कितना रहेगा? दिस गोइंग टू बी 5। ओके, 5 में से 4 का, यानी 6 का 5 हो गया, गोइंग टू बी 1। ओके, यस, एंड 7 में से 6 क्या है? 1, सो इट इज गोइंग टू बी 11.5। ठीक है, अच्छा, अभी ये जो कैलकुलेशन है मैं आपको बोलूँगा कि आप लोगों ने लॉग टेबल से ही करना है। ओके, यस, अप्रोक्सीमेटली एक बता रहा हूँ, सपोज अगर ये 9.5 है, ओके, यस, और ये 64.8 है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं? सो मे बी 9.5, ओके, 9 6 जा 54 हो जाता है, ओके, 9 7 जा 63 होता है। तो अगर आपने रैंडमली, अगर मैं बोला 9.5 को, ओके, 7 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ जाता है, इज गोइंग टू बी 66.5 आ जाता है। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर आप 9.5 और इसको ये डिवाइड करोगे तो ये आपका कुछ तो भी आएगा, दिस गोइंग टू बी 66.7, सॉरी 7 तो नहीं आएगा, ओके, क्योंकि 7 का पता अगर ये 66.5 होता या उसके आसपास होता, तो मैं बस आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड की एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, तो ये आपका एज्यूम कर लो दिस विल कम अराउंड 6.7 के आसपास। ओके, यस, और अगर आप 6.7 और 11.5 का ये करते हो, ओके, तो लेट अस से अगर हम लोग 6.7 का डबल देखते हैं तो दैट विल कम एज 12 पॉइंट या फिर 13 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी आएगा। ओके, 13.4 के आसपास आएगा। ठीक है, यस, तो ये आपका मे बी समवेयर अराउंड 1.7 या 1.6। ओके, ये आपका आंसर आना चाहिए। तब ये जो है ये पूरा कैलकुलेशन आपको, ओके, लॉग टेबल से करना पड़ेगा, और लॉग कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को बताया है, ओके, किस तरह से उसको परफॉर्म करना है। ठीक है, यस, एनीवे, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है, ओके, दैट इज गिवन एज 1.686 ओम। ठीक है, वही है ना, मैंने जो आपको बोला था 1.7 या 1.6 या 1.65 के बीच में कुछ तो भी आएगा। ओके, सो तो आप प्रॉपरली अगर लॉग से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.686 ओम। ठीक है, और आप लोगों ने इसका भी टेंशन नहीं लेना है, मैंने आप लोगों को लॉग कैलकुलेशन का लेक्चर भी दिया हुआ है। सेकेंड थिंग, जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके, तो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रहेंगे उसमें मैं क्या करूँगा, लॉग कैलकुलेशन जो है, ओके, वो एक बार वापस परफॉर्म करके बता दूंगा। ठीक है, यस, सो एनीवे आई होप आपको ये समझ में आया है। ठीक है, यस, अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर अ वोल्ट मीटर। ठीक है, तो एडवांटेजेस यानी इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला, पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव दैन अ वोल्ट मीटर। बोलने का मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट करंट भी अगर उसमें से पास हुआ या स्मॉलेस्ट वोल्टेज भी रहा, अगर उसको मेजर करना होगा तो वो डिफ्लेक्शन हमें दिखाएगा। ओके, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि पोटेंशियोमीटर जो है, ओके, वो स्मॉलेस्ट ऑफ द वैल्यू भी क्या करके देगा, आपको मेजर करके देगा। ओके, यस, उसके बाद नेक्स्ट क्या हम लोग बोलेंगे, अ पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज एन ईएमएफ ऑफ अ सेल। मैंने आपको पहले बताया हुआ है ईएमएफ ऑफ सेल यानी क्या है, तो जो ओवरऑल एक सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है पर यूनिट चार्ज टू सर्कुलेटेड। ठीक है, और सर्कुलेटेड थ्रू व्हाट,
ओके थ्रू आउट द कंप्लीट सर्किट, ओके दैट इज कॉल्ड एज ईएमएफ। इन पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या, तो सर्किट के कौन से भी दो पॉइंट आप कंसिडर करते हो उनके बीच में का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कभी हम लोग उसको वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है, यस। एनीवे, so we say a voltmeter always measures terminal potential difference and as it draws some current it cannot be used to measure EMF of a cell। ये भी एक important बात है कि वोल्टमीटर जो है वो हमेशा आपको क्या मेजर करके देगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द सर्किट। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है, यस। और उसका रीजन वही है क्योंकि वोल्टमीटर क्या करता है, ओके थोड़ा सा करंट वो खुद भी यूज करता है, ओके यस। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू पोटेंशियोमीटर, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि पोटेंशियोमीटर में सिंपली क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर है, जो हम लोगों ने ओके एक एक्स्ट्रा ऊपर एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, ओके यस, तो उसका करंट हम लोग क्या करते हैं जीरो पे लेके आते हैं, यानी एक बैलेंस कंडीशन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ओके यस। तो बेसिकली आपको बस ये ध्यान में रखना है, ओके कि वोल्टमीटर आपको डायरेक्ट मेजरमेंट करके देता है, ओके। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है ना, कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन के साथ जो आपको वैल्यू मिलती है बैलेंसिंग लेंथ, उसको के के साथ मल्टीप्लाई करके आपको ईएमएफ का वैल्यू मिल जाता है, ओके यस। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियोमीटर कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो एज वेल एज ईएमएफ ऑफ अ सेल ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन, मेजरमेंट ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज वेरी एक्यूरेट इन द केस ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब ये जो बात है इसमें मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर आप सब प्रॉपर जो भी गाइडलाइंस दी है वो फॉलो करते हैं, जो पोटेंशियोमीटर की वायर है, ओके वो प्रॉपरली हम लोग बोल रहे हैं थ्रू आउट क्या है, यूनिफॉर्म है, ओके यस, उसका लेंथ भी क्या है प्रॉपर है। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, जितना ए बी वायर का लेंथ ज्यादा होगा, मैंने आपको बोला भाई उसका जो लेंथ है इट इज बिटवीन 6 to 10 मीटर और 8 to 10 मीटर, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे बट मोस्टली इज बिटवीन 8 to 10 मीटर, ठीक है। तो जितना ज्यादा वायर हम लोग बोलते हैं ज्यादा रहेगा, उतना के का वैल्यू क्या रहेगा, हम लोग बोले कि परफेक्ट रहेगा, यानी द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ उतना हमें क्या मिलेगा, और ज्यादा एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है। तो वी से measurement of potential difference or EMF is very accurate in the case of potentiometer। A very small potential difference of order 10 raised to minus 6 volt can be measured with it, okay। यानी कम से कम जो वोल्टेज है या कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके मेजर कर सकते हैं। इसलिए स्टार्टिंग का जो पॉइंट है उसमें बोला था कि पोटेंशियोमीटर इज वेरी सेंसिटिव एज कंपेयर टू व्हाट, ओके वोल्टमीटर। लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज मच बेटर कंपेयर टू दैट ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है। अभी जो लास्ट का स्टेटमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज मच बेटर कंपेयर टू दैट ऑफ वोल्टमीटर। देखो अभी जब मैं बोल रहा हूँ कि लीस्ट काउंट बेटर है, इसका मतलब क्या है, तो लीस्ट काउंट का वैल्यू क्या है, कम है। फिर आप बोलोगे लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ये क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट हम लोग बोलेंगे और ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आपको तब देता है, ओके जब उसका लीस्ट काउंट का वैल्यू और कम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ, एक स्केल है, ओके जिसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, ओके। तो अगर कोई पर्टिकुलर स्केल का लीस्ट काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर, तो शायद आपका रीडिंग ऐसा आ रहा है 5.5 सेंटीमीटर, ओके। आपका रीडिंग ऐसा भी आ सकता है 5.6 सेंटीमीटर, लेकिन आपका रीडिंग अगर 5.5 एंड 5.6 के बीच में रहेगा, ओके, तो फिर आप एग्जैक्ट रीडिंग नहीं निकाल पाते हो वहाँ पे। तो आप क्या करते हो, और एग्जैक्ट रीडिंग जिसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोलते हैं वो तो निकालना इम्पॉसिबल ही है, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ाने का कोई चांस नहीं रहता है, ओके। तो ये किसके लिए, जिसका लीस्ट काउंट क्या है, इट इज 0.1 सेंटीमीटर, ओके। सपोज अगर हम लोग कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका लीस्ट काउंट यानी क्या है, तो स्मॉलेस्ट कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, इफ इट इज 0.01 सेंटीमीटर, तो मे बी हम लोग बोलेंगे कि it is able to measure 5.50 centimeter also 5.60 centimeter also। लेकिन सपोज कोई रीडिंग अगर ऐसी रही 5.57, ओके, तो ये लीस्ट काउंट के कारण ये रीडिंग भी हमें मिल सकती है। अगर आप पहला वाला अगर इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे ना, तो अगर आपका ऐसा रीडिंग आ रहा है 5.57, तो आप क्या बोलोगे, यार ये 5.6 के आसपास है, यानी उसका जो डिवीजन उसके क्लोज है, तो हम लोग 5.6 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन आ जाता है और एक्यूरेसी लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेटेस्ट से अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर, तो ये जो 5.57 है वो शायद आपका ऐसा भी आ सकता है 5.57, ओके 6। ये आपको आ रहा है समझ में। तो बोलने का मतलब क्या है कि
हर बार जब लीस्ट काउंट कम होते जाता है, यानी नंबर ऑफ डेसिमल या फिर डेसिमल्स के जो मैं बोलूँगा राइट साइड पे जो डिजिट्स आ रहे हैं, ओके, या जितने डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं अगर वो बढ़ता है, हम लोग बोलते हैं कि लीस्ट काउंट घट रहा है एक्चुअली। हम लोग बोलते हैं कि अगर दो इंस्ट्रूमेंट को मैं कंपेयर करूंगा, ओके, तो हम लोगों ने वो इंस्ट्रूमेंट कंसीडर करना चाहिए, ओके, जिसका जो लीस्ट काउंट है वो मिनिमम हो, क्योंकि अगर उसका लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी हमें रीडिंग में मिलेगी। ठीक है, गिवन दैट कि बाकी कोई भी एरर नहीं है इंस्ट्रूमेंट में, ओके, जैसे हम लोग बोलेंगे उसका कोई फॉल्टी कंस्ट्रक्शन नहीं है, सेकंड उसके अंदर कोई सिस्टमेटिक एरर नहीं है या कोई, ओके, कहाँ पे डैमेज नहीं हुआ है, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है, ओके, कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटी मैं बोलूंगा आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दोनों अच्छे हैं, लेकिन आप कौन से इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करोगे जिसका लीस्ट काउंट क्या है, मिनिमम है, कम से कम है। ये आपको आया समझ में? तो पोटेंशियोमीटर का आपने ये ध्यान में रखना है कि उसका लीस्ट काउंट जो है, व्हेन आई से इट इज बेटर देन दैट ऑफ वोल्टमीटर, इसका मतलब क्या, वो छोटे से छोटा रीडिंग भी क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, यानी जो डेसिमल्स में पार्ट आएगा रीडिंग का उसको भी वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको बस ध्यान में रखना है। इन जनरल भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ओके, यस, यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो टॉपिक है उसमें भी ये इस टाइप के क्वेश्चन है कि लीस्ट काउंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो लीस्ट काउंट में डेसिमल्स ज़्यादा होने चाहिए, इसका मतलब क्या, लीस्ट काउंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है, अब डीमेरिट्स देख लेते हैं। तो पोटेंशियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल एंड डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट मेजरमेंट यानी क्या, फॉर एग्जांपल जैसे ये दो पर्टिकुलर पॉइंट है सर्किट के, तो यहाँ पे अगर मैं वोल्ट मीटर लगा देता हूँ, मुझे वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगा और मुझे रीडिंग मिल जाएगी। ओके, लेट अस से ये सर्किट का एक पार्ट है, ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर मेरे को रीडिंग दे देगा और मुझे वीएबी का वैल्यू मिल जाएगा जो भी है, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट या जो भी है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियोमीटर के लिए मुझे क्या लगेगा ना, डायरेक्ट रीडिंग नहीं मिलती। पोटेंशियोमीटर में मुझे बैलेंसिंग लेंथ मिलता है, फिर वो बैलेंसिंग लेंथ को मुझे एक्यूरेटली मेजर करना पड़ता है, फिर उसको मुझे के से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, जैसे मुझे कुछ तो भी मिलेगा, लेट अस से P इज इक्वल टू के टाइम्स L1, मुझे ये L1 पहले एक्यूरेटली मेजर करना पड़ेगा, उसको फिर के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, ओके, आई गेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो ये एक ड्रॉबैक है जो हम लोग बोल सकते हैं। सेकेंड, वोल्ट मीटर इज पोर्टेबल। वोल्ट मीटर यानी क्या है, तो उसका साइज कम रहता है, आपने देखा रहेगा। ओके, आपको येलो कलर के बॉक्सेस भी आपने स्कूल्स में देखे रहेंगे, कॉलेजेस में देखे रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में आप करंट भी मेजर कर सकते हो, ओके, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हो, रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ वेरी पोर्टेबल, इजी टू यूज। लेकिन पोटेंशियोमीटर के केस में क्या है, भले उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, लीस्ट काउंट उसका बेटर है, ठीक है, बट हम लोग बोलते हैं इट इज़ अ बल्की डिवाइस। ओके, इतनी बड़ी वायर जो है उसको एक वुडन फ्रेम पे रखा है या अरेंज किया हुआ है, ठीक है, और उसमें हम लोग बोलते हैं कि उसका जो मेजरमेंट है या फिर वो जो हम लोग यूज़ करने वाले टू मेजर एनी वैल्यू, ओके, तो वो हर बार उसको कैरी करके लेके जाना पॉसिबल नहीं। ओके, तो अगर कुछ उसमें मेरिट्स है तो कुछ डीमेरिट्स भी है। ठीक है, यस, एनीवे विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। डीमेरिट्स यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद जो अगला है दैट इज गैल्वेनोमीटर। ओके, अब गैल्वेनोमीटर एग्जैक्टली क्या है, तो हम लोग इसका आज वर्किंग देखेंगे। अभी आपके टेक्स्ट बुक में बहुत कम दिया है इसके बारे में, तो थोड़ा हम लोग इसका डिटेल भी समझेंगे कि एग्जैक्टली इसके अंदर का इक्वेशन क्या है या ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, यस, तो galvanometer is a device used to detect weak electric currents in a circuit. Okay, आप ऐसे बोल सकते हो it is very sensitive device, it is a current sensitive device. ठीक है, it has a coil pivoted or suspended between concave pole faces of a strong laminated horseshoe magnet. Okay, अगर आप इसका ये डायग्राम देखोगे, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक सिंगल मैग्नेट है। ओके, यस, नॉर्मली आप बोलोगे सर ये जो हॉर्सशू मैग्नेट है वो कुछ ऐसा रहता है, ये हम लोगों ने स्कूल में सीखा हुआ है। ठीक है, यस, तो हम लोग बोलते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, ओके, यहाँ पे जो फैब्रिकेशन है वो थोड़ा सा अलग है। अभी का जो हॉर्सशू मैग्नेट है वो कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसके जो दोनों एंड्स हैं,
डायग्राम में बहुत डिटेल में या फिर बहुत अच्छा नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपको आई होप समझ में आ रहा है। ये देखो, इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो इसके एंड्स कैसे है, फ्लैट है। ये आपका लेटेस्ट से नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जो नॉर्थ एंड साउथ है, दोनों के जो एंड्स है ना वो ऐसे कॉन्केव है, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं उसके पीछे रीजन क्या है, तो वो भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि जो नॉर्थ एंड साउथ है उसके जो दोनों फेसेस है वो कॉन्केव है, ठीक है। अब वो कॉन्केव क्यों है, तो हम लोग बोलेंगे जो यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, ठीक है? हमें ऐसा चाहिए कि बाय द कॉन्केव फेसेस जो लाइंस ऑफ फोर्स निकले उनका नेचर रेडियल एंड कॉन्सेंट्रिक हो, ओके। अभी आप पूछोगे रेडियल एंड कॉन्सेंट्रिक इसका मतलब क्या, तो पहले तो इसका मैं आपको वर्किंग समझा देता हूँ, ओके। और ये जो वर्किंग है ये आपको डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में भी है, ओके। मैं आपको सिंपली बस दिखा देता हूँ इसका जो डेरिवेशन है पूरा, ओके। एक डेरिवेशन है एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ओके। वो आपको अगले टॉपिक में, तो उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, ओके। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ओके। बट अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ, यानी बोलते हैं ना एक स्मॉल समरी दे देता हूँ। देखो क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो अंदर एक आयन कोर है, सिलिंड्रिकल आयन कोर, ओके। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ डायग्राम को, ओके। एक सिलिंड्रिकल आयन कोर है, ओके। और वो सिलिंड्रिकल आयन कोर यानी क्या, तो ऐसा समझ लो कि लेटर से ये जो बॉटल है अभी, ओके, तो उसका बस इतना पार्ट आप देखो, दिस मच, ये है सिलिंड्रिकल आयन कोर, सिलेंडर शेप का। इतना तो आपको आ रहा है समझ में, डायग्राम में भी विजिबल है। उसके ऊपर हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कॉइल क्या की है, बाउंड की हुई। वे आप बोलोगे सर ये जो रेक्टेंगुलर वायर है वो एग्जैक्टली है कैसी, तो पहले बात, आपके डायग्राम में बहुत सारी चीजें जो है ना वो मिसिंग है। ये हम लोग बोलते हैं कि ये जो आयन कोर है इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर फ्रेम रहेगा, ओके। कैसे है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट शो इट ओवर हियर। ये आपका सिलेंडर है, और ये जो सिलेंडर है ना इसके ऊपर एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का फ्रेम रहेगा, लाइक दिस। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। यस, यानी ये हमारा कोर है, आयन कोर। तो यहाँ पे एक ऐसा फ्रेम है, ओके। वो फ्रेम जो है ना वो, उसके अंदर सिलेंडर एकदम प्रॉपर फिट हुआ हुआ है, ओके। यानी ऐसा सोचो कि ये एक खाली फ्रेम था, लाइक दिस, कुछ इस तरह से एक फ्रेम है। अभी आप बोलोगे सर वो फ्रेम को ये क्या दिखाया आपने साइड से, एक और बाहर का है, वो थिकनेस बताने का है मुझे वो फ्रेम का, ठीक है, उसके लिए बताया। और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे ना, एक सिलेंडर फिट करेंगे लाइक दिस, ओके। एकदम परफेक्टली एक सिलेंडर क्या करेंगे, फिट करेंगे। इतना आपको क्लियर है, ओके। एनीवे हम लोग ये डायग्राम रेफर करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अलग कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो फ्रेम है ना इसके ऊपर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर है, लाइक दिस। अभी आपको आ रहा है समझ, ओके। यस, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट एज रेक्टेंगुलर कॉइल, ओके। डायग्राम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है लेकिन ऐसा समझ लो, ओके। लेट अस से ये आपका रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ठीक है, लाइक दिस। और बीच में एक सिलेंडर है, तो वायर कैसी जा रही है ना, सिलेंडर के ऊपर से और नीचे से जा रही है, लाइक दिस। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। तो इसके ऊपर n नंबर ऑफ टर्न्स है वायर के। अच्छा, वो जो n नंबर ऑफ टर्न्स है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो जैसे मैंने आपको बोला है अगले टॉपिक में हम लोग वो डिटेल में पूरा उसका वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं, ओके, या कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि कुछ करंट ये कॉइल में से पास होगा, ओके, तो हम लोगों ने स्कूल में भी सीखा हुआ है या 11th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने सीखा हुआ है, वेन एवर अ कंडक्टर कैरीज अ करंट, ओके, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो उसी तरह से जब ये कॉइल में से कुछ भी करंट अगर फ्लो होगा तो ये कॉइल क्या करेगी, खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और जो हॉर्सशू मैग्नेट है उसका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो आपस में वो एक तरह से इंटरैक्ट करेगा, ओके। और वो इंटरैक्ट करने की वजह से हम लोग बोलेंगे, ओके,
देयर विल बी सम डिविएशन। अब वो डिविएशन इन्हें क्या है, तो हम लोग बोलते हैं जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है ना, ओके, वो ऐसा पिवोटेड है, अ पार्ट ऑफ दैट इज सस्पेंडेड एंड द अदर पार्ट इज पिवोटेड, यानी उसको सपोर्ट दिया हुआ है, तो वो ऐसा घूम सकता है लाइक दिस, ठीक है। और उसका जो टॉप है, वो टॉप के ऊपर हम लोगों ने एक एल्यूमिनियम पॉइंटर लगा के रखा है, तो जब ये घूमता है ना पूरा फ्रेम, तो ये पॉइंटर भी इस तरह से घूमेगा लाइक दिस। अगर मैं आपको ऐसा दिखाऊं, तो ये फ्रेम ऐसा जब घूमेगा, पॉइंटर भी इस तरह से घूमेगा। अगर आप ये डायग्राम को अच्छे से चेक करते हो, ओके, तो वेन एवर दिस रेक्टेंगुलर फ्रेम, ओके, अब ये रेक्टेंगुलर फ्रेम कैसा है ना, तो हम लोग बोलेंगे ये वर्टिकल है, तो वो जब भी घूमेगा ना, उसके ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल पॉइंटर है ना, वो भी घूमेगा। और हम लोग बोलेंगे डिपेंडिंग आप ये जो गैल्वेनोमीटर है उसको कैसे यूज कर रहे हैं, एज वोल्ट मीटर या एज एम मीटर, ओके, वो आपको एक पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन जो रहेगा, वो एक तरह से आपको एक रीडिंग इंडिकेट करेगा। मे बी द रीडिंग विल बी ऑफ करंट और मे बी इट विल बी ऑफ वोल्टेज, डिपेंडिंग आप गैल्वेनोमीटर को कैसे यूज कर रहे हैं, वेदर यू आर यूजिंग इट एज एम मीटर और यू आर यूजिंग इट एज वोल्ट मीटर, ठीक है। आई होप आपको आया समझ में, एकदम सिंपल। अभी के लिए इतना ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग बोले कि रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट पास होगा, ओके, इट विल डेवलप इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड हॉर्सशू के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा, ओके, मे बी वहां पे रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, जिसके वजह से हम लोग बोलते हैं जो पूरा जो कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल जो फ्रेम है, ओके, वो ही पूरा रोटेट होता है, ओके, यस। और वो जब रोटेट होता है या डिविएट होता है, तो उसके ऊपर जो पॉइंटर लगा है ऊपर लाइक दिस, वो पॉइंटर भी क्या होगा, आपको डिफ्लेक्शन बताएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात, जो बीच में जो सिलेंडर है, ओके, जिसको हम लोग आयन कोर भी बोलते हैं, ये जो आयन कोर है उसका यूज क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि इससे जो अंदर अवेलेबल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है, तो हम लोग उसका एक तरह से इंटेंसिटी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। एनीवे जो भी है ना, ये हम लोग अगले टॉपिक में देखने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए आपको बस इतना ध्यान में रखना है, ओके। गैल्वेनोमीटर इज व्हाट, ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन आया गैल्वेनोमीटर के ऊपर, ओके, आप क्या लिखोगे, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज used to detect weak electric currents in a circuit. It has a coil, okay, pivoted between concave pole faces of a strong laminated horseshoe magnet. यहाँ तक क्लियर है, ओके। अच्छा, अभी जो लैमिनेटेड हॉर्सशू मैग्नेट है, इसमें जो लैमिनेटेड वर्ड है, ये भी क्या है, ये भी हम लोग अगेन मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें इसका डिटेल कंस्ट्रक्शन है, तो अभी अगर मैं ये पूरा आपको समझाते बैठूंगा तो इसमें हमारा एक लेक्चर चला जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखो कि आपको ये जो स्टेटमेंट है उसको एज इट इज लर्न कर लेना है। इट हैज अ कॉइल पिवोटेड बिटवीन कॉन्केव पोल फेसेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लैमिनेटेड हॉर्सशू मैग्नेट। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द कॉइल इट डिफ्लेक्ट्स। वो डिफ्लेक्ट क्यों होता है वो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया, एकदम सिंपल। फिलहाल इतना ध्यान में रखना है कि वेन एवर देर विल बी करंट इन द कॉइल, इट विल प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, ओके, जो हॉर्सशू मैग्नेट जो अवेलेबल है उसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा। तो मे बी ड्यू टू some attraction or repulsion, okay, there will be some deviation that will be created, इसके वजह से rectangular coil खुद rotate होगी। when rectangular coil rotates the aluminum pointer fixed on it also rotates, okay, और हम लोग बोलते हैं कि when the electric current passes through the coil it deflects। यहाँ तक आया समझ में, okay, the deflection is proportional to the current passing through the coil। इसका मतलब क्या, देखो जितना ज्यादा करंट का वैल्यू रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ओके, ये बस बात ध्यान में रखो। जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसमें अगर करंट का वैल्यू ज्यादा रहा तो हम लोग बोलेंगे कि उसका मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ओके, उतना ही हम लोग क्या बोलेंगे, जो डिफ्लेक्शन रहेगा वो भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द करंट दैट इज पासिंग थ्रू द कॉइल। आई होप ये आपको आया समझ में। द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल कैन बी रीड विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर अटैच टू इट, ओके, यस। और आपको जो दिखता है ना गैल्वेनोमीटर का, वो ऊपर का पार्ट दिखता है, जैसे आप लोगों ने स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर या एम मीटर ये स्कूल में देखा हुआ है। तो आपको सिंपली क्या दिखता है, ओके, एक ग्लास केसिंग के अंदर एक डिवाइस बंद है जिसके ऊपर कैलिब्रेशन है, 0 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, ओके, टिल मे बी 60 एम्पियर या फिर मिली एम्पियर में भी हो सकता है। और वो पॉइंटर जो है ना, सिंपली वो बताता है डिफ्लेक्ट होके कि करंट का रीडिंग कितना है,
ठीक है, यस. Anyway, the deflection of the coil can be read with the help of a pointer attached to it. Position of the pointer on the scale provides the indicated current passing through the galvanometer or the potential difference across it, depending आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं. जैसे galvanometer can be used as an ammeter or voltmeter with suitable modification. अब ये suitable modification क्या है, तो आगे के टॉपिक में वही देखने वाले हैं हम लोग, यानी जो अभी इसका सब टॉपिक है अभी उसमें वो सीखने वाले हैं. The galvanometer coil has a moderate resistance of about 100 ohms and the galvanometer itself has a small current carrying capacity. Okay, और इसमें से कितना करंट पास हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट उन्होंने ऐसा बताया हुआ है. ओके, द कैपेसिटी इज इन मिली एम्पियर. ओके, यस. एनीवे, अभी इसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं पहले. galvanometer as an ammeter. Okay, let a full scale deflection current and the resistance of the coil G of the moving coil galvanometer be IS and G. Okay, यानी हम लोग बोल रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए जब आप गैल्वेनोमीटर को तैयार करते हो, ओके, तो हर इंस्ट्रूमेंट जब तैयार होता है ना, उसका हमें रेंज पता होना चाहिए. देखो अभी यहाँ पे जो टाइटल है वो टाइटल क्या है, गैल्वेनोमीटर एज एममीटर. मैं एममीटर की रेंज की बात नहीं कर रहा. हम लोगों ने ये ऊपर का डिवाइस तैयार कर लिया. अब ये जो ऊपर का डिवाइस है ना, इसका मुझे रेंज पता होना चाहिए. रेंज यानी क्या है, ओके, तो मैं मैक्सिमम कितना करंट, ओके, ध्यान से सुनो आप लोग, ओके, मिनिमम कितना करंट मैं पास कर सकता हूँ, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ना उसमें से कितना करंट पास कर सकता हूँ, दैट इज 0. लेकिन मैक्सिमम कितना पास कर सकता हूँ, दैट वैल्यू इज व्हाट, IS. ठीक है, सो वी शुड नो या वी शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर अ गिवन गैल्वेनोमीटर. और ये जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है ना, दैट इज कॉल्ड एज IS. जीरो डिफ्लेक्शन करंट क्या रहेगा, फुल स्केल का अपोजिट क्या रहने वाला है, जीरो डिफ्लेक्शन. जीरो डिफ्लेक्शन करंट क्या रहने वाला है, तो हम लोग बोलेंगे इट विल बी 0 एम्पियर, जब कोई करंट ही पास नहीं हो रहा है. ठीक है, उसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. जो हम लोग अंदर रेक्टेंगुलर कॉइल कंसीडर कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस क्या है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल G. नाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एम्मीटर which is a current measuring instrument. It is always connected in series with a resistance R through which a current is to be measured. Okay, अब हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एमीटर क्या है, एमीटर इज अ डिवाइस, ओके, विच इज एक्चुअली ऑलवेज कनेक्टेड, ओके, इन सीरीज. यानी कोई भी सर्किट का अगर आपको करंट मेजर करना है, ओके, लेट अस से यहाँ पे ये आपका सेल है, ये आपका की है, ओके, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है लाइक दिस, ओके, इसको मैं R बोल देता हूँ. तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, पहले तो मैं सर्किट इस तरह से दिखा देता हूँ. ओके, वोल्टेज मेजर करने के लिए ना हम लोग वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं. ये आपको पता है, ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, यानी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. तो वोल्ट मीटर हमेशा हम लोग पैरेलल में लगाते हैं. लेकिन जो एम मीटर होता है, एम मीटर हम लोग क्या करते हैं ना, वी ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, यस, वही आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया हुआ है. It is always connected in series with a resistance R through which the current is to be measured. ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं. To convert a moving coil galvanometer into an ammeter. Okay, yes. To convert an MCG into an ammeter. अभी MCG क्या है, तो मैंने आपको बोला हुआ है MCG stands for moving coil galvanometer. Okay, और moving coil galvanometer जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है, देखो. लेकिन ये आपके नेक्स्ट टॉपिक में, और ये मैं ही आपको सिखाने वाला हूँ. ठीक है, लेकिन अभी जो टॉपिक का सीक्वेंस है ना, मुझे वो ब्रेक नहीं करना है. हालांकि ये एक्चुअली दिस पार्ट शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द करंट टॉपिक जो हम लोग ले रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, यस, क्योंकि आधा पार्ट उसमें आधा पार्ट इसमें, तो इतना कुछ प्रॉपर नहीं है वो. लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, जो टेक्स्ट बुक का सीक्वेंस है उसको रिस्पेक्ट करेंगे. ओके, अभी के लिए फिलहाल जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ओके, वो आपके सामने है. ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है, ये आयरन कोर है, इसके ऊपर एक फ्रेम है, और फ्रेम के ऊपर क्या है, वी आर गोइंग टू से n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर है. ओके, यस. उसके बाद फिर यहाँ पे देयर इज अ सस्पेंशन, देयर इज अ मिरर. ओके, मिरर का क्या काम है वो मैं आपको बताऊंगा. ओके, कुछ जगह पे हम लोग बोलते हैं कि
एल्यूमिनियम पॉइंटर के जगह पे व्हाट वी यूज अ लाइट अरेंजमेंट। तो जब वो रेक्टेंगुलर फ्रेम मूव होता है ना, तो मिरर भी क्या होगा, ओके, मिरर भी थोड़ा बहुत डिविएट होगा। ओके, तो जब पहले एल्यूमिनियम पॉइंटर नहीं था, तो ये मिरर क्या काम करने का, इट यूज टू शो द डिफ्लेक्शन। ओके, वो लाइट को वो पर्टिकुलर एंगल पे रिफ्लेक्ट करता था। ओके, यस। तो वो बेसिकली क्या, इट इज जस्ट टू इंडिकेट द डिवाइस इज वेरी सेंसिटिव, यानी स्मॉलेस्ट करंट भी उसमें से पास हुआ तो भी वो मिरर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, यस। उसके बाद यहाँ पे देर इज एन अपर सस्पेंशन, देर इज अ लोअर सस्पेंशन। लोअर सस्पेंशन यानी क्या, तो ये जो है दिस इज अ स्प्रिंग, दिस स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द रेक्टेंगुलर कॉइल। क्यों, तो जब करंट इन द कॉइल जीरो हो जाता है, तो कॉइल को वापस हमको कहाँ पे लेके आना है, ओके, इक्विलिब्रियम पोजिशन पे। इक्विलिब्रियम पोजिशन यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं कि जहाँ पे हमें जीरो रीडिंग दिखाता है, यानी व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट। ये देखो, तो यानी ये जो पॉइंटर रहेगा व्हेन इट विल बी एट जीरो, दैट विल बी द इक्विलिब्रियम पोजिशन। ओके, यस। एनीवे, हम लोग हमारे मेन इस पे आते हैं। तो टू कन्वर्ट एन एमसीजी यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, the modifications necessary are, okay, first, its effective current capacity must be increased to a desired higher value। नॉर्मली हम लोगों ने बोला है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका कॉइल मैक्सिमम जो करंट, ओके, ओके, कैरी कर सकता है या सस्टेन कर सकता है, तो वो क्या है, मिली एम्पियर्स में रहता है, बहुत सेंसिटिव कॉइल रहती है। ओके, तो लेट अस से, ओके, कोई गैल्वेनोमीटर है, इट कैन एक्चुअली सस्टेन द मैक्सिमम करंट ऑफ, ओके, 10 मिली एम्पियर्स। लेकिन हमें जो एमीटर तैयार करना है, तो वो एमीटर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये बताया कि जो एमीटर है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो एमीटर जब हम लोग उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यस, तो वी से कि एक पर्टिकुलर एमीटर जो है ना, ओके, उसको ऐसे सर्किट्स में लगाना है, ओके, जिसमें करंट जो है वो 200 एम्पियर तक फ्लो होता है। या इसको चलो 200 एम्पियर को मैं ऐसे बोल देता हूँ, ओके, 50 एम्पियर तक फ्लो होता है। मुझे एक ऐसा एमीटर, ओके, तैयार करना है जो 0 एम्पियर से 50 एम्पियर तक, ओके, करंट मेजर कर सके। यानी हम लोग बोलेंगे कि जो स्केल रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, दिस विल बी 0, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, दिस गोइंग टू बी 30 एम्पियर, 40, गोइंग टू बी 50, एंड सिमिलरली ऑन अदर साइड। ओके, यानी जब करंट रिवर्स डायरेक्शन में ये होता है तो इज गोइंग टू बी 10, 20, 30, 40 एंड दिस गोइंग टू बी 50। ये ऐसी एक सर्कुलर स्केल रहती है। ओके, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है, अभी हम लोगों ने बोला है कि जो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट सस्टेन कर सकता है वो 10 मिली एम्पियर है। तो जब एक्चुअली उसको सीरीज में लगाएंगे, ओके, और सर्किट में 50 एम्पियर तक का करंट फ्लो हो सकता है, तो ऐसे इसमें चांसेस है कि जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल है वो बर्न हो जाए। तो फिर किस तरह से, ओके, हम लोग जो गैल्वेनोमीटर है उसकी इफेक्टिव करंट कैपेसिटी, ओके, इंक्रीज कर पाए, ओके, वो हमारा पहला चैलेंज रहता है। इसलिए यहाँ पे वही दिया हुआ है, टू कन्वर्ट एन एमसीजी इनटू एन एमीटर द मॉडिफिकेशंस नेसेसरी आर, इट्स इफेक्टिव करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज टू अ डिजायर्ड हायर वैल्यू। कैसे करते हैं ये आगे देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो पहली बात ये ध्यान में रखो कि हमें ओवरऑल उसका इफेक्टिव जो करंट उसमें से फ्लो होने वाला है वो कैपेसिटी क्या करना है, इंक्रीज करना है। दिस इज फर्स्ट थिंग। ओके, सेकेंड थिंग, हम लोग बोलते हैं कि जो एमीटर इज अ डिवाइस, इट इज कनेक्टेड इन व्हाट, सीरीज। ओके, चलो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ओके, जो एमीटर है वो बेसिकली क्या है, गैल्वेनोमीटर है। तो मैं बोलूंगा ये जो एमीटर है, ओके, कहना इसे इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, जी रहेगा। ओके, नाउ विदाउट एमीटर काम करते हैं, इसको मैं निकाल देता हूँ। ओके, let us say E is the EMF of the cell. Okay, I'll say E is equal to what, I into capital R plus small r। अब मैं बोलूंगा स्मॉल r का वैल्यू क्या है ना, बहुत निग्लिजिबल है। ओके, एज कंपेयर टू व्हाट, कैपिटल आर। कैपिटल आर जो है थाउजेंड्स ऑफ ओम्स में या हंड्रेड्स ऑफ ओम्स में, और जो स्मॉल आर है वो मिली ओम्स में। तो ऐसे इसमें मैं बोलूंगा, ओके, इफ स्मॉल आर इज निग्लिजिबल,
ऐसे केस में मैं बोलूँगा आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो E इज इक्वल टू आई इंटू आर, और यू कैन से आई इज इक्वल टू वॉट, E अपॉन आर। ठीक है, अब देखो कि यही सर्किट में अगर मैं गैल्वेनोमीटर जब कनेक्ट करता हूँ, अब गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करने का मेरा कारण क्या है, गैल्वेनोमीटर यानी गैल्वेनोमीटर एज एमीटर। गैल्वेनोमीटर क्यों कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग उसका ओके व्हेन वी आर अप्लाइंग इट इन सीरीज टू मेजर द करंट। ओके, तो गैल्वेनोमीटर हम लोग एज एमीटर करके यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक कारण है, हम लोगों को करंट मेजर करना है। ओके, तो हम लोगों का इंटेंशन एकदम नोबल था कि हमको करंट मेजर करना था, लेकिन जैसे ही आपने सीरीज में लगा दिया ना, ओके, तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस, पहले ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या था, आर, अभी आपका जो रेजिस्टेंस रहेगा ना सीरीज में आने के कारण वो हो जाएगा आर प्लस जी। तो जब ये सीरीज में आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू अ ग्रेट वैल्यू। ओके, ग्रेट वैल्यू यानी क्या, मेरा बहुत ज्यादा हो जाएगा ऐसा नहीं, बट ये वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि जो ओरिजिनल करंट आया था वो करंट आय का वैल्यू चेंज हो जाता है। ओके, तो जो पहले करंट आया था अब वो चेंज होके लेटेस्ट से मैं बोलूंगा इट विल बी आई डैश। ओके, क्यों आई डैश, तो मैं बोलूंगा अभी जो नया वाला करंट रहेगा दैट विल बी ई अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस दैट इज आर प्लस जी, एंड डेफिनेटली उसको मैं आई डैश बोलूंगा, एंड आई डैश का जो वैल्यू रहेगा इट विल बी लेस एज कंपेयर टू आई, एंड इफ इट इज लेस तो हम लोग बोलेंगे कि गैल्वेनोमीटर जब हम लोग लगाते हैं तो जो करंट मेजर होगा या जो डिफ्लेक्शन दिखाएगा गैल्वेनोमीटर वो आपको आई डैश के लिए दिखाएगा। अब ये गैल्वेनोमीटर को थोड़ी पता है कि हम लोग जो डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं आई डैश का, ओके, वो एक्चुअली कम है, और कम होने का रीजन क्या है, तो खुद द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये जी का वैल्यू क्या हम लोग कम कर सकते हैं क्या, वो हमें देखना पड़ेगा। सपोज अगर मैं जी का वैल्यू कुछ तो भी अरेंजमेंट करके, ओके, अब वो क्या रहेगा अरेंजमेंट वो देखेंगे आगे, लेकिन वो जी का वैल्यू अगर मैं कम कर देता हूँ, ओके, यस, जैसे अगर ये कितना था, लेट अस से 1000 ओम है, और जी का वैल्यू जो है इट इज 100 ओम, डेफिनेटली वो 100 ओम की वजह से जो नेट रेजिस्टेंस रहेगा वो 1100 ओम रहेगा, तो करंट का वैल्यू डिक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं वो जी को 100 ओम से रिड्यूस करके सिंपली 1 ओम कर दूं, तो अभी भी जो मेरा ओवरऑल रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 1001 ओम। तो 1000 क्या या 1001 क्या, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो जो करंट मेजर होगा उसका भी वैल्यू बहुत ज्यादा, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा एरर नहीं आएगा। मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको आ रहा है समझ में, ठीक है, यस। अब वो कैसे करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले मैं ऐसा दिखा दूंगा, ये आपका सीरीज रेजिस्टेंस आर है, आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है। ओके, लेट अस से जो गैल्वेनोमीटर का कॉइल है उसका रेजिस्टेंस जी है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो जी का है वो कम हो जाना चाहिए, तो आपको ये पता है जब आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाना है तब आप और रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं, लेकिन ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर आपको घटाना है तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, ये सिंपल लॉजिक है, कैसे तो वो भी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, बट फिलहाल इतना ध्यान में रखो। ओके, मुझे ये जी का ओवरऑल गैल्वेनोमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या करना है, कम करना है, इसलिए गैल्वेनोमीटर को हम लोग क्या करते हैं, ओके, वी कनेक्ट a resistance in parallel, and this resistance is called as RS। RS यानी क्या, शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस इस तरह से है कि RS का वैल्यू इज वेरी मच लेस एज कंपेयर टू G। ओके, इसके वजह से यहाँ पे ये जो सेक्शन है उसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस रहेगा उसको मैं बोल देता हूँ G डैश। ओके, पहली बात ये समझो कि ये जो RS है दैट इज व्हाट, शंट रेजिस्टेंस। मैं आपको एक ना एग्जांपल दे देता हूँ। ओके, लेट अस से G का वैल्यू जो है इट इज 1000 ओम, ठीक है। आरएस जो शंट रेजिस्टेंस हम लोग अभी इसको पैरेलल में लगाने वाले हैं, ओके, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, जो हम लोग पैरेलल में लगाने वाले हैं उसका जो वैल्यू है वो क्या है, इट इज 1 ओम। तो जो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा, ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन जी प्लस 1 अपॉन आर एस। अब 1 अपॉन आरपी रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो है उसकी जगह पे मैं क्या कर देता हूँ,
आरपी के जगह पे जी डैश लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो बताया हुआ आपको आर एस एंड जी का कॉम्बिनेशन जो है उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो रहेगा, सिर्फ ये जो डॉटेड बॉक्स है या डॉटेड ब्लॉक है उसके अंदर के जो दोनों रेजिस्टेंस हैं उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं जी डैश बोल रहा हूँ। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब ये नहीं कि गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस चेंज हुआ है, भाई कॉइल को चेंज नहीं करना है हमें, कॉइल का रेजिस्टेंस जी रहेगा। लेकिन जब हम लोग उसको एक पैरेलल में एक कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ओके, तब हम लोग बोलेंगे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा दैट विल बी जी डैश, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन जी प्लस 1 अपॉन आर एस। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन 1। कहना है ये आपका हो जाएगा, मैं ऊपर यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ, 1 अपॉन जी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1 प्लस ये देखो 1 1 जा 1 एंड 1000 1 जा 1000 अपॉन 1000, ओके। तो कैन आई से g dash will become what 1000 upon 1001। अब 1000 अपॉन 1001 अगर आप करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 0 पॉइंट, देखो न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से कम है लेकिन बहुत क्लोज है, तो आपका आंसर आएगा 0.999। अब मेरा बोलने का मतलब क्या है, ओके, ये आप सॉल्व करके देख सकते हो। जो पहले रेजिस्टेंस का वैल्यू 1000 ओम था, मैंने इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या कर दिया उसका, अप्रोक्सीमेटली मैंने उसको 1 ओम पे लेके आया हूं मैं। अब ये 1 ओम पे लाने की वजह से क्या हो जाता है, हम लोग बोलते हैं कि व्हेन, ओके, ये जो g का वैल्यू मैं चेंज करके, ओके, उसको g डैश कर देता हूं, ऐसे टाइम में जो i डैश का वैल्यू है इट बिकम्स नियरली इक्वल टू व्हाट i। ये आ रहा है आपको समझ में, ओके। देखो हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि जो रेजिस्टेंस है उसको जीरो कर दें, यानी गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको जीरो कर दे, ये पॉसिबल ही नहीं है, ओके, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कम से कम लेके आ सकते हैं, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। यस, आपके टेक्स्ट बुक में भी वही दिया हुआ है, इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीज्ड, जिसको मैं जी डैश बोल रहा हूँ, ओके। तो जो जी का वैल्यू हम लोगों ने 1000 ओम लिया था उसको कम करके हम लोगों ने 1 ओम तक लेके आना है, 0.99 ओम, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ओके, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है जी से हम लोगों ने उसको जी डैश कर दिया, यानी कम कर दिया, ठीक है। कैसे करते हैं हम लोग, when the finite resistance G of the galvanometer, okay, when connected in series, decreases the current through the resistance R, which is actually to be measured। जो मैंने आपको बोला है कि जब आप एक्चुअली गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो I के जगह पे आप क्या मेजर करोगे, I डैश, और वो I डैश का वैल्यू क्या रहता है, इट इज लेस देन I। वही आपके टेक्स्ट बुक के पॉइंट में बोला हुआ है, the finite resistance G of the galvanometer when connected in series decreases the current through the resistance R, which is actually to be measured। ओम्स लॉ, ईएमएफ जो आप अप्लाई कर रहे हो वो तो उतना ही है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओके। इसलिए हम लोग बोलेंगे इन आइडियल केस जब आप गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रहे हो, ओके, तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है, हमें क्या चाहिए, जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो चेंज ना हो, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि इन आइडियल केस एन एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस, बट ये रियल में पॉसिबल है क्या, नहीं है, ओके। यस, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, हम लोग उसको एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब वो आगे हम लोग रीड करेंगे, उसके पहले हम लोग थर्ड पॉइंट रीड कर लेते हैं। इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डैमेजेस विच आर लाइकली ड्यू टू द passage of the passage of an excess electric current to be passed, ओके। अब ये देखो एक और इंपॉर्टेंट बात है, ओके, ये जो है ना इसको मैं क्लियर कर देता हूं। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ बोला है कि ये आपका जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर है, ये आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है, पे कॉइल का रिप्रेजेंटेशन है ये, और अभी हम लोगों ने क्या बोला है कि जो गैल्वेनोमीटर है ना बॉस, वो मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर जो है वो सस्टेन कर सकता है, लेकिन जो सर्किट है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है ना, लेट अस से वो 50 एम्पियर का है, तो ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है वो क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, और गैल्वेनोमीटर जो है वो जो डिवाइस है आपका वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसमें फिर क्या करने का, तो ऐसे इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जो आपने पहले जो इंतजाम किया है ना, यहाँ पे जो आर एस लगा दिया है शंट रेजिस्टेंस,
अब शंट रेजिस्टेंस का काम क्या है, ध्यान से सुनना आप लोगों ने। ओके, पहला फंक्शन तो ये था कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जी जो है, अभी विदाउट शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस क्या है, विदाउट shunt resistance galvanometer resistance is G. Okay, with RS the galvanometer resistance becomes what, G dash. और G dash जो है तो हम लोग बोलेंगे ओके, बेसिकली जो हमारा इक्वेशन था I dash is equal to what, E upon R plus G. ओरिजिनल जो I का इक्वेशन था वो था E upon R. अब अगर G का वैल्यू ज्यादा रहा तो हम लोग बोलते हैं कि जो I dash है उसका वैल्यू इज व्हाट, लेस देन I. ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था. तो अगर मैं जब RS कनेक्ट करता हूँ शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ओके, यस, RS का मतलब सीरीज नहीं, ओके, इट इज रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल. तो उसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि यू कैन से 1 अपॉन G डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन G प्लस 1 अपॉन RS, और you can say G dash is equal to what, so it will be G into RS upon G plus RS. ओके, ये कैसे आया, तो इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, RS plus G upon G into RS क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो G dash will be this. So हम लोग मेन पॉइंट पे ये थे कि यहाँ पे जो करंट I फ्लो होने वाला है अगर उसका वैल्यू ज्यादा रहा तो वो गैल्वेनोमीटर के कॉइल को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है. लेकिन जो आपने RS कनेक्ट किया था उसको शंट रेजिस्टेंस, वो काई के लिए कनेक्ट किया था कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ओके, G डैश, वो G डैश क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए. और जब G जो है आपका वो एकदम कम होके G डैश हो जाता है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं I डैश इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, I. यानी जो सर्किट का मेन करंट है, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, सर्किट का जो मेन करंट है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, यस. लेकिन ये जो मेन करंट है ना I, जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ओके, तो ये RS का एक और फंक्शन है शंट रेजिस्टेंस का. सिंस RS का वैल्यू क्या है, बहुत कम है, ये मैंने आपको बोला हुआ है, RS का वैल्यू जो आपका गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है उससे काफी कम होना चाहिए. RS का वैल्यू कम होने की वजह से ये जो करंट है ना यहाँ पे, ओके, वो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में. लेट अस से दिस इज IG एंड दिस इज I1, ओके, या इसको मैं IS बोल देता हूँ. अब ये डिवाइड क्यों होता है, तो एकदम सिंपल ये पॉइंट आपका जंक्शन बन गया. लेकिन ये डिवाइड भी इस तरह से होगा कि मैक्सिमम करंट किस में से पास होगा, RS में से. क्यों, तो हम लोग बोलेंगे करंट ऐसा पाथ सिलेक्ट करेगा जहां पे रेजिस्टेंस क्या हो, एकदम कम. गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जो है या गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस G है उसके कंपैरिजन में RS का वैल्यू बहुत कम है. और वो RS का वैल्यू कम होने के कारण हम लोग बोलेंगे कि मैक्सिमम करंट जो है यानी I का 99% जो है, ओके, दैट विल बी व्हाट, IS. ये मैं आपको बस एक आर्बिट्री वैल्यू बता रहा हूँ, ओके. एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यानी मे बी 1% ऑफ I विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जिसके वजह से गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है ना, ओके, वो जलने से बच जाता है. अब देखो, एक आपका शंट रेजिस्टेंस और उसके दो एप्लीकेशन हो गए, ओके. पहला तो क्या है, पहले मैं दूसरा बोलूंगा जो अभी हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग बोलते हैं कि आप शंट रेजिस्टेंस लगाते हो तो गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास होता है IG, वो IG का वैल्यू क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर का कॉइल जलता नहीं. यानी एक जो उसका फंक्शन है वो क्या है, टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर कॉइल, इसका फंक्शन शंट रेजिस्टेंस का. और उसका दूसरा मेन फंक्शन क्या है कि हम लोग जो I का वैल्यू है, ओके, वो हमें रिड्यूस नहीं करना है और उसको I डैश नहीं बनाना है. तो हम लोग बोले कि हमें एक ऐसा कंडीशन चाहिए कि एमीटर सीरीज में लगाने के बाद भी जो ओवरऑल करंट फ्लो हो I डैश, ओके, दैट मस्ट बी नियरली इक्वल टू द ओरिजिनल करंट. यानी ओरिजिनल अगर मे बी 50 एम्पियर फ्लो हो रहा था तो अभी एटलीस्ट 49 एम्पियर या 49.5 एम्पियर टू बी फ्लो. ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है. तो ये मैंने तीनों जो पॉइंट्स हैं वो रीड भी किए और डिस्कस भी कर दिए. अब जो यूजेस ऑफ शंट है ना, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, मैंने आपको 2 बार लिख के भी बता दिए. अभी इसको क्या करेंगे, सिंपली एक बार गो थ्रू कर लेंगे, ओके. सो
हम लोग बोलते हैं जो तीनों जो हमारे तीनों जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे पूरे करेंगे। तो हम लोग बोलते हैं इन प्रैक्टिस दिस इज अचीव्ड बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल ओके with the galvanometer which effectively okay reduces the resistance of the galvanometer। ओके अभी उन्होंने बताया कैसे करते हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पे आप आर एस क्या करोगे, पैरेलल में लगा। ओके दिस लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज कॉल्ड एज शंट रेजिस्टेंस। अभी हम लोगों ने आर एस बोला उसको, इन्होंने यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज किया है, कैपिटल एस। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ओके दिस अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर 9.13 ये वाला। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने ऊपर दिखाया पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, इन्होंने नीचे दिखाया। ओके एनीवे तो यूजेस ऑफ शंट क्या है। फर्स्ट, इट इज यूज्ड टू डाइवर्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ टोटल करंट प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ, दस इट प्रोटेक्ट्स द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम डैमेज। अभी जो हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि जो आपका करंट आई फ्लो हो रहा है, ओके तो पूरा का पूरा आई जी में से नहीं जाना चाहिए, उससे क्या हो सकता है, जो कॉइल है वो बर्न हो सकती है। ओके तो वो जो आई है उसका 99% पार जो है वो शंट रेजिस्टेंस में से चला जाता है एज आई एस, और बहुत छोटा सा फ्रैक्शन आई जी इट पासिस थ्रू गैल्वेनोमीटर। ओके सेकेंड, इट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ एन एमीटर। देखो अगर गैल्वेनोमीटर जो है उसकी जो कॉइल है वो 10 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट ले सकती, तो हम ऐसे बोलेंगे क्या, नहीं सर्किट के अंदर 10 मिली एम्पियर का करंट ही फ्लो करो, उससे ज़्यादा मत करो, नहीं। ओके तो जब हम लोग ये लगाते हैं तो हम लोग ओवरऑल रेंज ऑफ एमीटर बढ़ा देते हैं। यानी अगर उसमें अगर मैंने 10 मिली एम्पियर के जगह पे 10 एम्पियर भी फ्लो किया तो भी वो मेजर करके बताएगा, 20 एम्पियर भी फ्लो किया तो भी वो मेजर करके बताएगा। यानी 0 से 10 मिली एम्पियर जो रेंज था, when I connected the shunt resistance in parallel, the range of instrument increased। जो 0 से 10 मिली एम्पियर था वो मे बी 0 से 50 हो गया या 0 से 100 एम्पियर हो गया। ओके ये है उसका सेकेंड फंक्शन या सेकेंड यूज। ओके नेक्स्ट, इट डिक्रीजेज द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टू विच इट इज कनेक्टेड। और ये भी मैंने आपको बोला हुआ है कि आपको यहाँ पे जी नहीं चाहिए है, जी का एकदम रिड्यूस्ड वैल्यू चाहिए। ओके यस, और वो जो वैल्यू है वो जी के जगह पे जी डैश हो जाना चाहिए। क्यों, तो हमें चाहिए आई डैश मस्ट बी इक्वल टू आई। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसके ऊपर काफ़ी एम्फोसाइज कर रहा हूँ। अगर आपको ये नहीं समझा तो प्लीज़ मुझे आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो और ग्रुप पे भी डाल सकते हो। ठीक है, यस। सो एनीवे हम लोग बोलेंगे ये आपका अरेंजमेंट है, करंट आई इज पासिंग थ्रू आर। ओके यस, अभी हम लोग बोलेंगे कि ये जो आप पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाओगे उसके बाद जो ओवरऑल करंट फ्लो हो रहा है ये सर्किट में, उसको हम लोग आई बोलेंगे। ओके नाउ विल से द आई गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज आई जी एंड आई एस। ठीक है, आई एस जो है वो शंट रेजिस्टेंस में से पास होगा, आई जी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस में से पास होगा। ये पॉइंट पे वो स्प्लिट हुए थे, आगे वाले पॉइंट पे क्या हो गए, मिल जाएंगे। ओके एंड वापस ये जंक्शन से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे करंट आई निकलेगा। ओके नाउ व्हाट विल डू इज, ये पार्ट को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, तो जैसे आपका टेक्स्ट बुक का डायग्राम दिया है ना वैसे ही हम लोग बना लेते हैं, यानी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके तो ये आपका रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है। लेट अस से ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है, तो एट जंक्शन ए ये जो आई है ये आपका शंट रेजिस्टेंस है। जंक्शन ए पे आई विल गेट डिवाइडेड एज आई एस एंड आई जी। ठीक है, तो कैन आई से बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस ये पैरेलल में लगे हुए। ओके अच्छा, अभी ये जो करंट आई जी और आई एस है वो यहाँ पे वापस क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। दिस इज आई जी एंड दिस इज आई एस, और वो यूनाइट होके जब बाहर निकलेंगे दे विल अगेन एग्जिट एज कैपिटल आई। तो सबसे पहले मैं ऐसा बोलूंगा बाय किरचॉफ्स करंट लॉ आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस, और बाय ओम्स लॉ हम लोग बोलेंगे वी ए बी। वी ए बी के अक्रॉस दो रेजिस्टेंस है, पहला वाला रेजिस्टेंस है जी
उसमें से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, इट विल बी आई जी. सो वी ए बी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी. इट इज ऑल्सो इक्वल टू ए और बी के बीच में एक और हम लोग बोल रहे हैं रेजिस्टेंस है, दैट इज एस. उसमें से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आई एस. ये हो जाएगा आपका आई एस इंटू एस. तो कहना है इसे आई जी इंटू जी इज नथिंग बट इक्वल टू आई एस इंटू एस. ये आपका एक पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. ठीक है, यस. अब इसमें आप है ना अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बस करके बताता हूँ कैसा है. कहना है इसे जो आई एस है उसको मैं ऐसे बोल देता हूँ, इट इज इक्वल टू आई माइनस आई जी. ये एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो आई जी इज इक्वल टू वॉट, आई माइनस आई एस. पहले हम लोग ये वाला सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं कि आपको क्या मिलेगा. आई जी को वैसे ही रहने देते हैं. आई एस जो है उसको मैं बोल देता हूँ, इट इज आई माइनस आई जी. ओके, यस, आई माइनस आई जी ब्रैकेट यूज करूंगा मैं इंटू एस. ओके, नाउ कहना इसे इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा जो शंट रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी. अभी आप बोलोगे ये एग्जैक्टली है क्या. ओके, मैं ये इक्वेशन वापस यहाँ पे लिख देता हूँ. देखो यहाँ पे जब हम लोग, ये तो थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है. जब मुझे गैलोनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे एक शंट रेजिस्टेंस जो है ना वो सिलेक्ट करना पड़ता है. लेट अस से वो जो शंट रेजिस्टेंस है ना वो मैक्सिमम वैल्यूज के लिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे. तो डैमेज के जो चांसेस है वो कौन से इसमें रहते हैं कि जो सर्किट है उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है. तो अगर मुझे पता है कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होने वाला है, मुझे आई का वैल्यू पता है, मुझे ये भी पता है कि मैक्सिमम करंट गैलोनोमीटर कितना ले सकता है, जो मैं आपको बोल रहा था ना 10 मिली एम्पियर ये आईजी का वैल्यू है. और सर्किट में जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा दैट विल बी 50 एम्पियर. ओके, तो मैं ऐसा एज्यूम करूंगा आई का वैल्यू 50 है और आईजी का जो वैल्यू है वो भी हमें पता है, इट इज 10 मिली एम्पियर. सो अगर मुझे आईजी का वैल्यू पता है, आई का वैल्यू पता है, आई ओके, तो मुझे आई जी अपॉन आई माइनस आई जी भी निकालने को आ जाएगा. सिंपल रेशियो है. और अगर मेरे को गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस पता है तो मेरे पास ये ब्रैकेट का सब टर्म्स पता है, मेरे को जी का वैल्यू पता है, तो उससे मैं डायरेक्टली थेरोटिकली एस का वैल्यू निकाल सकता हूँ. और वो जो थेरोटिकली एस का जो वैल्यू मिलेगा, प्रैक्टिकली वही वैल्यू का रेजिस्टेंस हम लोग लगा के देखेंगे, चेक करेंगे क्या वो एफिशिएंटली ऑपरेट हो रहा है इंस्ट्रूमेंट. और अगर हो रहा है तो अच्छी बात है. ओके, यस. तो इस तरह से हम लोग शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, यस. तो आपकी थ्योरी में भी उन्होंने वही दिया हुआ है. ओके, यू कैन सी हियर एस इज इक्वल टू वॉट, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी. ठीक है, ये वाला इक्वेशन ये आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लेना है. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला था उन्होंने, इक्वेशन 9.13 is useful to calculate the range of current that galvanometer can measure. Okay, if the current I is n times Ig, ऐसे एज्यूम करते हैं, अभी यहाँ पे ही देख लेते हैं हम लोग. ओके, मैं चाहिए तो इसका साइज कम कर देता हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा होगा. ओके, तो ये आपको इक्वेशन मिला है, ये समझे आपको, एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी. नाउ लेट अस से वी आर सेइंग द करंट आई इज n टाइम्स आई जी. यानी मेरे पास आई का वैल्यू मुझे पता है, मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होने वाला है, एंड आई जी का वैल्यू पता है. तो आई अपॉन आई जी को क्या बोल देता हूँ मैं, एन. इफ आई अपॉन आई जी इज एन, देन कैन आई से आई इज इक्वल टू एन टाइम्स आई जी. और वो आई इक्वल टू एन टाइम्स आई जी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो ऊपर के इक्वेशन में आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी जी इंटू आई जी अपॉन आई के जगह पे आएगा एन इंटू आई जी माइनस आई जी. अब डिनोमिनेटर में से अपन आई जी बाहर निकालते हैं, आई जी कॉमन लिया तो बचेगा क्या, एन माइनस वन. आई जी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा ओके शंट रेजिस्टेंस एस इज इक्वल टू जी अपॉन एन माइनस वन, where n is the ratio of what, I upon Ig. ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड शंट टू इंक्रीज द रेंज n टाइम्स. ओके, यस. हाँ, ये इक्वेशन का आप ऐसे भी देख सकते हो कि
लेट अस से आपको दिया हुआ है कि ये शंट रेजिस्टेंस आपको यूज करना है, ये गैल्वेनोमीटर का आपको रेजिस्टेंस है। ओके, आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कितने टाइम्स या व्हाट कैन बी द यू कैन से रेंज ऑफ एमीटर विच वी कैन ऑब्टेन। बोलने का मतलब क्या है कि ऐसा समझ लो कि यहाँ पे मैंने ऐसे बोल दिया I इज इक्वल टू एन टाइम्स आई जी। ओके, तो ये आपको मिला आई जी अपॉन एन टाइम्स आई जी माइनस आई जी इंटू जी। इसमें से आई जी कॉमन ले लिया तो आपको मिला आई जी अपॉन एन माइनस वन इंटू आई जी इंटू कैपिटल जी। ये आई जी कैंसिल हो गया, आपको मिला जी अपॉन एन माइनस वन, बराबर है। ओके, ये किसका वैल्यू मिला आपको, ये एस का वैल्यू मिला है, जी अपॉन एन माइनस वन। अब ऐसा समझ लो आपको गैल्वेनोमीटर का कॉइल दिया हुआ है। ओके, जी का वैल्यू दिया हुआ है और आपको एक शंट रेजिस्टेंस पहले से ही दे के रखा है कि बोला भाई ये शंट रेजिस्टेंस है, लेटेस्ट से जी का वैल्यू जो है ओके इट इज 100 ओम और जो शंट रेजिस्टेंस है एस उसका वैल्यू है लेटेस्ट से 1 ओम। एक मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो व्हाट कैन बी द रेंज ऑफ एमीटर, यानी हम लोग जो डिवाइस बनाएंगे एमीटर वो मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है, ये आपको आ रहा है समझ में। तो वो कैसे निकालेंगे, तो एकदम सिंपल है, व्हाट विल डू इज ओके ये वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू 100 अपॉन n माइनस वन। ओके, कैन आई से ये n माइनस वन इधर 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, n माइनस वन इक्वल टू 100, यानी n का वैल्यू कितना आएगा आपको 101। अब अगर n का वैल्यू 101 आया है, ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनना है। मुझे पता है कि हमारा गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है वो मैक्सिमम कितना करंट ले सकता है। लेट अस से मैं बोलूंगा इट कैन टेक अ वैल्यू ऑफ अप टू 10 मिली एम्पियर। ओके, या 10 मिली एम्पियर की जगह पे थोड़ा और सिंपल बना देते हैं इसको 1 मिली एम्पियर। तो अगर ये 1 मिली एम्पियर ले सकता है तो मैं यहाँ पे n का वैल्यू जो है मैं बोलूँगा n इंटू आई जी क्या हो जाएगा 101। 101 को अप्रोक्सीमेटली 100 ले लेता हूँ मैं। ओके, राउंड फिगर ले लेते हैं 100 इंटू 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर होता है 10 रेज टू माइनस 3 एम्पियर, यानी n इंटू आई जी। n इंटू आई जी इज वॉट आई द करंट that can actually the effective current that can be measured by what okay the ammeter, the maximum current that can be measured by the ammeter। तो ये आपका हो जाएगा कितना 10 रेज टू माइनस वन एम्पियर, यानी 0.1 एम्पियर। ओके, यस, एनीवे तो आप बोलोगे 0.1 एम्पियर बहुत कम हो गया। 0.1 एम्पियर यानी कितना हुआ 100 मिली एम्पियर हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, यस, 100 मिली एम्पियर कम नहीं है। आपने सुना होगा एमीटर में भी कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं, मिली एम मीटर, माइक्रो एम मीटर। तो मिली एम मीटर में जो 100 का डिवीजन है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। ओके, तो अगर आप वो एंगल से सोचोगे जहाँ पे कैलिब्रेशन 0 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर तक है, ओके, तो वहाँ पे इसका एप्लीकेशन होगा। ठीक है, एनीवे इफ द करंट आई इज n टाइम्स आई जी, ओके, तो उससे आपको ये इक्वेशन मिल गया है, दिस इज द रिक्वायर्ड शंट to increase the range n times. Okay. Also, if Is is the current through the shunt resistance, then the remaining current that will flow through galvanometer is what? It will be I minus Is. तो अभी ये जो ऊपर का इक्वेशन ना या ये वाला जो इक्वेशन है कहाँ पे गया हमारा, यस, G इंटू आई जी इज इक्वल टू एस इंटू आई एस। यहाँ पे आई जी को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे एज आई माइनस आई एस। ओके, तो ये हो जाएगा G इंटू ब्रैकेट आई माइनस आई एस इज इक्वल टू एस इंटू आई एस। ओके, therefore G into I minus G into IS is equal to S into IS। ओके, अब यहाँ पे आपको एक काम करना है, जितने भी IS वाले टर्म्स है उसको एक साथ ले लेते हैं। तो आपने बेसिकली किया क्या, जो ये माइनस जी इंटू आई एस है ना उसको आर एच एस पे शिफ्ट कर दिया। तो जब माइनस जी इंटू आई एस को आर एच एस पे शिफ्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा एस इंटू आई एस प्लस जी इंटू आई एस, और एल एच एस पे क्या बाकी रहेगा जी इंटू आई। लेकिन ये इक्वेशन को उन्होंने फ्लिप कर दिया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। कोई बात नहीं, उन्होंने आर एच एस पहले लिखा है, तो s इंटू आई एस प्लस जी इंटू आई एस इज इक्वल टू वॉट जी इंटू आई। ओके, आई होप ये समझा है, नहीं समझा है तो मैं आपको लिख के बताता हूँ, टेंशन मत लो।
ओके, तो आपका ये जो इक्वेशन है दैट इज g इंटू ब्रैकेट i माइनस आई एस इज इक्वल टू एस इंटू आई एस, बराबर है। ये कुछ इस तरह से g इंटू आई माइनस जी इंटू आई एस इज इक्वल टू एस इंटू आई एस। जी इंटू आई को वैसे ही रखेंगे, ये g इंटू आई एस इधर आ जाएगा प्लस s इंटू आई एस। अब इसको उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है g इंटू आई एस प्लस s इंटू आई एस इज इक्वल टू जी इंटू आई। आई होप ये आपको इक्वेशन समझ आया अभी। तो अगर टेक्स्ट बुक में हम लोग जाते हैं, ओके, तो g इंटू आई एस प्लस s इंटू आई एस इज इक्वल टू जी इंटू आई। ओके, इससे उन्होंने कौन सा रेशियो निकाला है, आई एस अपॉन आई, विच इज इक्वल टू वॉट, g अपॉन s प्लस g। Now this equation gives the fraction of the total current that will pass through the shunt resistance. Okay, तो ये दोनों इक्वेशंस जो है ये आपके काफी काम के हैं और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये फंडामेंटल कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो ये इक्वेशंस आप कभी भी बना सकते हैं। आपको किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करना है एंड किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करना है एंड ओम्स लॉ यूज करना है, ठीक है। यस, एनीवे अगले क्वेश्चन पे जाते हैं जो आपका सॉल्व न्यूमेरिकल है। तो अभी बेसिकली ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। A galvanometer has a resistance of 100 ohm, यानी कैपिटल G का वैल्यू आपका कितना है, इट इज 100 ohm, ओके, एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 100, ओके, माइक्रो एम्पियर। अभी ये जो 100 माइक्रो एम्पियर जो दिया है आपको, ओके, बेसिकली आपको IG का वैल्यू दिया हुआ है, देखो, तो 100 माइक्रो एम्पियर इज नथिंग बट इक्वल टू 0.1 मिली एम्पियर। अब ये जो है ये भी आपको मैं कन्वर्जन बता देता हूँ कैसा है। तो सबसे पहले ये पार्ट को क्लियर कर लेंगे हम लोग। तो 100 माइक्रो एम्पियर इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट, कैन से 100 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 एम्पियर, विच इज नथिंग बट 100 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, बराबर है, एम्पियर। 100 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, यानी ये कितना हो गया आपका 100 अपॉन 1000, विच इज नथिंग बट 0.1। 10 रेज टू 3 या सॉरी 10 रेज टू माइनस 3 एम्पियर, ये आपका बन जाएगा मिली एम्पियर। तो इस तरह से 100 माइक्रो एम्पियर इज नथिंग बट 0.1 मिली एम्पियर। ये जो 10 रेज टू माइनस 6 है उसको दो इसमें स्प्लिट किया हम लोगों ने, 10 रेज टू माइनस 3, 10 रेज टू माइनस 3। तो 10 रेज टू माइनस 3 एम्पियर है, उसको हम लोगों ने क्या लिखा है, मिली एम्पियर, ओके। एनीवे इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो आपका IG का वैल्यू क्या है, इट इज 100 माइक्रो एम्पियर विच इज 0.1 मिली एम्पियर, ये तो क्लियर हो गया। What shunt resistance should be added so that the ammeter can have range of 0 to 10 milliampere? Now the ammeter must have range of 0 to 10 milliampere. इसका मतलब क्या है, जो आप मैक्सिमम करंट मेजर कर पाओ, यानी जो कैपिटल आई का वैल्यू है वो कितना रहना चाहिए, इट शुड बी 10 मिली एम्पियर, ओके। तो हम लोगों ने IG को मिली एम्पियर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। आई को जो 10 मिली एम्पियर दिया है ना, उसको वैसे ही रहने दो, क्यों, तो आपने IG जो उसको मिली एम्पियर में किया कन्वर्ट। कुछ बच्चे क्या करेंगे, आई को मिली एम्पियर से एम्पियर में करेंगे कन्वर्ट, वो नहीं करना है, ओके। ना तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज व्हाट, 100 ओम। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट शंट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड सो दैट द एमीटर कैन गिव अ रेंज ऑफ 0 टू 10 मिली एम्पियर। अब जब भी ऐसा आपको आया गिव्स अ रेंज ऑफ 0 टू 10 मिली एम्पियर, अगर 0 है स्टार्टिंग में उसको छोड़ दो, आपको जो फाइनल वैल्यू है वो लेनी है 10 मिली एम्पियर, और वही आपका कैपिटल आई का वैल्यू। अब हम लोगों ने ऊपर एक फॉर्मूला देखा है, I is equal to n times IG, ओके। तो I equal to n times IG, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। सो व्हाट विल गेट इज I is equal to n times IG, देखो n will be equal to what, I upon IG। I का वैल्यू है 10 मिली एम्पियर अपॉन IG का वैल्यू है 0.1 मिली एम्पियर। 10 अपॉन 0.1 इज नथिंग बट 100 अपॉन 1, यानी आपको n का वैल्यू कितना मिल गया है, ओके। सो n का जो वैल्यू आपको आया है दैट इज कम, इसको n का वैल्यू कितना आया आपको, 100 आया है, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस का ऊपर ही हम लोगों ने एक इक्वेशन देखा है, अगर आप यहाँ पे देखते हो, एक है S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G। आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, या फिर ओके व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो विद दिस इक्वेशन, S इज इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1। तो हम लोग सेकेंड वाला इक्वेशन यूज करेंगे, S इज इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1, दैट इज
100 अपॉन 100 माइनस 1, 100 अपॉन 99, और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.01 समथिंग, कुछ तो भी ऐसा आएगा, या 1.009 समथिंग, ऐसा कुछ तो भी आएगा। बट अभी उन्होंने उसको इस तरह से ही छोड़ा हुआ है। बोर्ड एग्जाम में आंसर्स कभी आप लोगों ने फ्रैक्शन में छोड़ने नहीं है, ठीक है? इसका 3 डेसिमल तक प्रॉपर आंसर निकालना है यूजिंग लॉग कैलकुलेशन। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अगले वाले इस पे जाते हैं सम पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस दैट अलाउज 20% ऑफ द मेन करंट टू फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम? ओके, अब देखो 20% ऑफ मेन करंट, ओके, इन्हें गैल्वेनोमीटर में से 20% ऑफ मेन करंट फ्लो हो रहा है, यानी हम लोग बोलेंगे IG का वैल्यू क्या है, इट इज 20% ऑफ I, 20 अपॉन 100 इंटू I, डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, विच इज नथिंग बट 0.2 टाइम्स I। बहुत ही सिंपल पार्ट है, इसको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यस, आई होप आपको ये समझा है। G का वैल्यू आपको दिया हुआ है 99 ओम। देखो पिछले सब में भी आपको शंट रेजिस्टेंस निकालना था, यहाँ पे भी शंट रेजिस्टेंस निकालना है, ओके? यस, तो आपके पास दो मेथड है, या तो आपके पास I और IG दोनों है, तो आप स्मॉल n का वैल्यू निकालो। स्मॉल n क्या होगा, I अपॉन IG, ओके? तो I अपॉन IG यानी देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, I का वैल्यू तो दिया नहीं, उसको I पकड़ेंगे, IG का वैल्यू इज 0.2 टाइम्स I, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, I अपॉन IG, दैट इज I अपॉन 0.2 टाइम्स I। ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा 1 अपॉन 0.2, एंड 1 अपॉन 0.2 जो रहेगा दैट विल बी 10 अपॉन 2, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 5। तो ये आपको एक मिल गया, 5 आ गया आंसर, ओके? और आपको और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे G का वैल्यू दिया हुआ है, बराबर, ओके? तो G का जो वैल्यू है वो है 99 ओम, तो S का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, S इज इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1, दैट इज 5, सॉरी G का वैल्यू 99 है, 99 अपॉन 5 माइनस 1, दैट इज गोइंग टू बी 99 अपॉन 4। 99 अपॉन 4 जो है तो वो कितना हो जाएगा आपका, दिस गोइंग टू बी 4 वॉट्स, 4 2 8, रिमाइंडर 1, 4 4 16, रिमाइंडर 3, पॉइंट ले लिया 30 हो गया, 4 7 28, रिमाइंडर 2, 4 5 यानी 24.75 ओम, ठीक है? 24.75 ओम। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग वे से उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। उन्होंने क्या किया हुआ है, दे हैव यूज्ड दिस इक्वेशन डायरेक्टली, जो आपको पहला वाला मिला था, ओके? ये वाला इक्वेशन उन्होंने यूटिलाइज किया हुआ है, ओके? आपके ऊपर है, आप n का वैल्यू निकालो, इससे सॉल्व करो, या फिर फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज करो, IG इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, ठीक है? दोनों इससे आंसर आपका सेम आ रहा है, ठीक है? तो एनीवे ये न्यूमेरिकल तो खत्म हो गया, ठीक? यस, और ये जो हमारा था दैट वाज बेसिकली हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर, या हाउ इट इज यूज्ड एज एमीटर, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज गैल्वेनोमीटर एज वोल्टमीटर, ओके? तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रीड कर लेते हैं, ओके? We say a voltmeter is an instrument used to measure potential difference between any 2 points in an electrical circuit, okay? It is always connected in parallel with the component across which voltage drop is to be measured. ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि जो वोल्टमीटर है वो कभी सीरीज में नहीं होता है, वो पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है? यस, now it is always connected in parallel with the component across which voltage drop is to be measured. A galvanometer can be used for this purpose, okay? To convert a moving coil galvanometer into voltmeter, okay, what are the necessary modifications, वो देख लेते हैं। पहला वाला जो modification है तो वो ये है, its voltage measuring capacity must be increased to a desired higher value, ठीक है? अब अगेन ये कैसे है, तो जब हम लोग इसके इक्वेशंस देखेंगे, ओके, तब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? यस, सेकंड, इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्रीज्ड। एमीटर के केस में हम लोग बोलते हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, जीरो रहा तो बहुत अच्छा है। हम लोग बोलते हैं आइडियल वोल्टमीटर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है दैट शुड बी इन्फिनिटी, हालांकि वो पॉसिबल नहीं है, ओके? या इन्फिनिटी नहीं बोलना चाहिए, इट शुड बी इनफाइनाइट, इट शुड बी वेरी लार्ज, ओके? थर्ड वन, इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉसिबल डैमेजेस लाइक ड्यू टू एक्सेस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर ज़्यादा हम लोगों ने उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गैल्वेनोमीटर को,
ओके, यस। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। क्यों होगा, कैसे होगा, वो आगे देखेंगे। बट एनीवे पहले जो ये 3 नेसेसिटीज है ना, ओके, ये जो नेसेसरी कंडीशंस है वो हमको क्या करना है, पूरे करना है। तो हम लोग बोलेंगे ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स कैन बी फुलफिल्ड इफ वी कनेक्ट अ रेजिस्टेंस ऑफ सुटेबल हाई वैल्यू एक्स इन सीरीज विद द गिवन एमसीजी। ओके, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ओके, कि यहाँ पे अगर मुझे ये तीनों, ओके, नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, ओके, ये अगर पूरे करने हैं तो मुझे एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा टू द गैल्वेनोमीटर। अब देखो, जो हम लोगों ने एम मीटर के लिए कंडीशंस देखे थे ना, एग्जैक्टली सब उल्टा है। एम मीटर के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि पहली बात तो एम मीटर जो है, अगर गैल्वेनोमीटर को एम मीटर करके यूज करना है, ओके, सो गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, सही है। यहाँ पे अगर उसको वोल्ट मीटर करके यूज करना है तो गैल्वेनोमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। वहां पे हम लोग एक रेजिस्टेंस यूज कर रहे थे जिसको शंट रेजिस्टेंस बोला था। उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इट शुड बी वेरी लो एंड इट शुड बी कनेक्टेड इन व्हाट, पैरेलल। ओके, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन प्रैक्टिस दिस इज अचीव्ड बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर which effectively reduces the resistance of the galvanometer, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आप सबसे पहले तो जो गैल्वेनोमीटर है उसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, ओके, लेकिन उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, वी कनेक्ट अ रेजिस्टेंस ऑफ सुटेबल हाई वैल्यू, ओके, एंड दिस इज कनेक्टेड इन व्हाट, सीरीज, ठीक है। एनीवे, a voltmeter is connected across the point where the potential difference is to be measured. If a galvanometer is used to measure voltage, it draws some current due to its low resistance. Okay. Therefore, actual potential difference to be measured decreases. To avoid this, voltmeter should have very high resistance. Ideally, it should be infinite resistance. Okay. ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोई भी पर्टिकुलर सर्किट जो रहेगा, जैसे ये एक सर्किट है, okay, ये आपका की है, इसमें हम लोग अभी रेजिस्टेंस दिखा देते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। लेट अस से दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, और ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं, ए एंड बी। और इसके अक्रॉस क्या करते हैं हम लोग, ओके, जो गैल्वेनोमीटर है वो कनेक्ट करते हैं, ओके। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ऐसे क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट एज व्हाट, वोल्ट मीटर। तो देखो, जब गैल्वेनोमीटर कनेक्ट नहीं किया था तो जो करंट फ्लो हो रहा था वो आई था, तो पॉइंट ए एंड बी के बीच में, ओके, जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस था दैट वाज आई इंटू आर। लेकिन जब गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, ओके, ये देखो, जब गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड नहीं था तो पूरा का पूरा करंट आया इस तरह से फ्लो हो रहा था, ओके। ये ऐसा सोचो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड नहीं है, तो वी ए बी क्या मिल रहा था, इट वाज आई इंटू आर। क्यों, तो बेसिकली ए एंड बी के बीच में करंट आई फ्लो हो रहा है और उसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। अब जैसे ही आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, ओके, तो ये जो करंट आई है वो स्प्लिट हो जाएगा, ओके। लेट अस से दिस इज आई वन, या इसको आई डैश बोल सकते हैं और इसको आई जी बोल सकते हैं। तो अभी आप जो मेजर करोगे वी ए बी, वो आपका आई इंटू आर नहीं रहेगा, दैट विल बी आई माइनस आई जी इंटू आर। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए यहाँ पे कि अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लो है, ओके, यस, तो उसको मुझे क्या करना है, इंक्रीज करना है। क्यों इंक्रीज करना है, अगर जी का वैल्यू मैंने अगर इंक्रीज किया, तो अगर जी का वैल्यू इंक्रीज किया तो मैक्सिमम करंट आर में से फ्लो होगा, ये वाले पाथ में से। इसका मतलब कि अगर मैं जी का वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, आई जी का वैल्यू एकदम नीचे गिरता है, और आई जी का वैल्यू अगर नीचे गिरता है, इफ आई जी इज वेरी लेस, तो मैं बोलूंगा आई माइनस आई जी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और आप जो वी ए बी मेजर करोगे ना, ओके, लेट अस से दैट विल बी व्हाट, आई इंटू आर, या उसके आसपास की वैल्यू रहेगी, मे बी 99.9% ऑफ द वैल्यू आपकी राइट आएगी। ये जो आपका मेजरमेंट रहेगा, जैसे लेट अस से एक्चुअल वोल्टेज इज 50 वोल्ट, तो ये जो कॉम्बिनेशन है जब आप उसको सीरीज में लगा दोगे, ओके, अगेन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यानी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, लाइक दिस। जब हम लोग सीरीज में एक्स कनेक्ट कर देंगे तो ओवरऑल हम लोग बोलेंगे कि विदाउट वोल्ट मीटर, लेट अस से 50 वोल्ट एक्चुअल वोल्टेज है बिटवीन ए एंड बी,
विथ वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस हाई है, आपका शायद रीडिंग आएगा 49.9 या 49.8, यानी आसपास आता है। ओके, तो ये बेसिक कंडीशन है, आपको ध्यान में रखना है। अब यही उन्होंने यहाँ पे डायग्राम में बनाया हुआ है, बस उन्होंने उसको टिल्ट कर दिया लाइक दिस। ओके, हम लोगों ने जो ऐसे बनाया था उसको टिल्ट कर दिया। ओके, यू कैन सी यू हैव अप्लाइड अ वोल्टेज, ये जो करंट जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ओके, दैट इज व्हाट आई जी। ये आपका जो है ना, ओके, ये रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, तो आप ये जो अप्लाइड वोल्टेज है, ओके, अगर आपको चाहिए तो आप उसको इस तरह से भी दिखा सकते हो। आपने ये कनेक्ट किया हुआ है। ओके, देखो टेक्स्ट बुक में है ना, उन्होंने यहाँ से डायरेक्ट डायग्राम दिया हुआ है, यानी ये ऐसा डायग्राम दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। उन्होंने तो हॉरिजॉन्टली बता देता हूँ, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। उन्होंने डायरेक्टली बोला हुआ है कि वोल्टेज हम लोग ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, और हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ये पूरा सर्किट दिखाया हुआ है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने ऐसा दिखाया हुआ है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे आपने सीरीज रेजिस्टेंस एक्स लगाया, तो दोनों डायग्राम सेम ही है, बस उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग किया हुआ है। उन्होंने बैटरी या की ऐसा नहीं दिखाया, सिंपली ऐसा बताया हुआ है, पॉइंट ए एंड बी के अक्रॉस वोल्टेज वी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ये आ रहा है समझ में, और उसको उन्होंने हॉरिजॉन्टली बनाया हुआ है डायग्राम। ठीक है, यस, एनीवे तो विल से द वोल्टेज, देखो आर और एक्स एंड जी ये दोनों क्या है ना, अभी पैरेलल में आ गए, रेजिस्टेंस आर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड जी, यानी एक्स प्लस जी जो है वो दोनों पैरेलल में आ गए। तो हम लोग बोलेंगे ये वाला पॉइंट, ओके, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आई होप ये आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके बीच में वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम लोग बोलेंगे इफ V इज द वोल्टेज टू बी मेजर्ड देन V विल बी इक्वल टू व्हाट, IG इंटू एक्स प्लस IG इंटू जी। ठीक है, यस, चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो पहला वाला डायग्राम है उसको ही रिफर करेंगे। V की जगह पे मैं बोलता हूँ VAB, VAB विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ये वाला अगर मैं रास्ता लेता हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू IG इंटू जी प्लस IG इंटू एक्स, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट। ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे कुछ उन्होंने दिया नहीं है वैसे पर्टिकुलर। ठीक है, तो इसको ही अगर रीअरेंज किया हम लोगों ने, ओके, तो हमें क्या मिलेगा, पी ए बी, दिस विल बी आई जी कॉमन ले लो, जी प्लस एक्स। ओके, तो आई जी इधर आके डिवाइड करेगा तो आपको मिलेगा वी ए बी अपॉन आई जी विल बी इक्वल टू वॉट, जी प्लस एक्स, देयरफॉर एक्स विल बी इक्वल टू वी ए बी अपॉन आई जी माइनस जी। अब टेक्स्ट बुक में वी ए बी की जगह पे सिंपली उन्होंने वी बोला हुआ है, वी अपॉन आई जी माइनस जी, दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्स। ओके, यस, आई होप ये आपको क्लियर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, वेयर आई जी इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इक्वेशन 9.14 gives the value of x if nv, okay, is defined as v upon vg, okay, यानी v upon ig into g, okay, it is the factor by which the voltage range is decreased. It can be shown that x is equal to g into nv minus 1. okay, अब हम लोग क्या करेंगे, आई होप आपको ये पार्ट तक समझा है। ओके, तो आज आपको ये इक्वेशन तक क्या करना है, स्टडी करना है। आपके टेक्स्ट बुक में ये इक्वेशन जो है वो उन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है। ओके, सी दिस वन। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपका गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर है, उसको वापस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और ये वाला इक्वेशन जो है ये हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, वो प्रूव करने के बाद फिर ये आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं, सॉल्व न्यूमेरिकल्स, वो देख लेंगे। उसके बाद कंपैरिजन है बिटवीन एम मीटर एंड वोल्ट मीटर, ठीक है, वो देख लेंगे। देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, सीबैक इफेक्ट। ओके, एंड यहाँ पे आपका टॉपिक एंड हो जाएगा, यानी अगले ओके लेक्चर में ये टॉपिक का थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एंड विल ट्राई टू सॉल्व एज मेनी एज न्यूमेरिकल्स विच आर पॉसिबल। ठीक है, यस, सो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं।